नमस्कार। अभी हाल ही में सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत यात्रा पर आए थे G20 सम्मेलन में। और उसके बाद उन्होंने यहां से जाने के बाद फॉक्स टीवी को एक इंटरव्यू दिया। और उस इंटरव्यू में मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि हम इजराइल के साथ अपने संबंध स्थापित करने के लिए एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जल्द हम दोनों के बीच एक राजनयिक संबंध, डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित होंगे। इस पूरे घटनाक्रम पर इस वक्त दुनिया की निगाह है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूरोप के बाकी कंट्री हो, चाहे पाकिस्तान हो, क्योंकि सबसे ज्यादा पाकिस्तान पर इसका फर्क पड़ने वाला है। क्या होगा अभी इस मामले में, ये बात कहां तक आगे पहुंचेगी, इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है एक बार फिर से एक्स रॉ ऑफिसर एन.के. सूद साहब, जो खुद ईरान में रह चुके हैं, ईरान में सेवाएं दे चुके हैं। सर, ये जो मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं सऊदी अरब के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम करने के लिए, इसको कैसे देखा जाए? जी नमस्कार। नहीं, बड़ी अच्छी बात है और सऊदी इस चक्कर में पहले भी सोच रहा था। देखिए, ऐसा है कि आज की बात नहीं है, बहुत देर से इशू चल रहा था। ये सितंबर 15 2020 को एक अब्राहम एग्रीमेंट साइन किया गया था इजराइल के बीच में, यूएई के बीच में, बहरीन के बीच में। और यूएस की यहाँ पूरी प्रेजेंस से, यानी कि यूएस के ऑफिशियल से, शायद उनके फॉरेन मिनिस्टर वहां बैठे हुए थे। तो ये एग्रीमेंट साइन किया गया डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने के लिए इजराइल के साथ। और इससे हलचल मच गई पूरे वर्ल्ड में और स्पेशली गल्फ के अंदर, और पाकिस्तान बहुत ज्यादा घबरा गया था। ये जो एग्रीमेंट हुआ, इसके अंदर सऊदी की डिफैक्टो अप्रूवल थी, इंडिया को पूरे रूप में रखा गया था। इंडिया भी जानता था क्या हो रहा है, क्योंकि इंडिया भी इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था। उसके बाद सूडान और मोरक्को, उन्होंने भी रिकॉग्नाइज कर दिया इसराइल को। इसराइल के रिलेशंस पहले से थे इजिप्ट के साथ, और साथ में जॉर्डन के साथ। जॉर्डन ने भी उनसे रिलेशन बना लिए थे अपने डिप्लोमेटिक। और इसराइल का मेन स्ट्रीम में आने का मतलब है कि यहाँ पे इंडिया का भी इन्फ्लुएंस होगा, यूएस का भी होगा, और वैसे देखा जाए तो यहाँ पे काफी देर से चाइना अपने इन्फ्लुएंस डाल रहा था। और जो सारा स्टेप थे, ये सारे स्टेप थे, वो थे चाइना काउंटर करने के लिए। उसके बाद एक एग्रीमेंट साइन किया गया यूएई के अंदर, सऊदी के अंदर। उस टाइम पे यूएस के एनएसए वहां गए थे, इंडिया के एनएसए अजीत डोभाल गए थे, साथ में यूएई के भी ऑफिशियल्स वो गए थे साथ वहां पे। और वहां पे जो आपके क्राउन प्रिंस है सऊदी के, उनके सामने एग्रीमेंट साइन हुआ कि हम ट्रेड करेंगे, ट्रेड की जाएगी इंडिया से सामान जाएगा यूएई के पोर्ट पे, और यूएई के पोर्ट से वो बाई रेल सारा सामान जाना था सऊदी को पास कर करके, जॉर्डन को पास करके इजराइल के हाइफा पोर्ट पे, और वहां से जाना था ग्रीस में, और ग्रीस से यूरोप के अंदर सारा सामान जाएगा। इससे क्या था कि एक तो ट्रेड पड़ेगी इंडिया और सारी कंट्रीज की यूरोप के साथ, और दोनों तरफ से सामान जाएगा, और ये जल्दी जाता सामान, साथ में सस्ता जाता, क्योंकि सुएज कनाल को पास होकर करना था। सुएज कनाल में एक तो टाइम लग जाता है, क्योंकि कई बार भीड़ होती है वहां पे शिप्स की, और साथ में वहां पैसा देना पड़ता है बहुत ज्यादा। तो ये जब एग्रीमेंट साइन हुआ तो बड़ी उम्मीद थी कि अब ये एग्रीमेंट बड़ी जल्दी इंप्लीमेंट होगा, क्योंकि एक तो यूएस है, कोई पैसे की कमी नहीं है, साथ में यूएई है, उसको भी पैसे की कमी नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर सऊदी भी इन्वॉल्व था। लेकिन जब G20 समिट हुई तो सऊदी के क्राउन प्रिंस आए वहां पे। सऊदी के क्राउन प्रिंस ने इंडिया के अंदर आना था 10 की इवनिंग को, जब आपकी G20 की समिट खत्म होनी थी उसके आसपास, क्योंकि उससे पहले वो पाकिस्तान जा रहे थे। लेकिन इंडिया ने उनके ऊपर प्रेशर डाला कि आप यहाँ पे आइए, और वो आ गए इंडिया के अंदर समिट से होने से पहले, और पूरा पार्टिसिपेट किया। और इंडिया ने उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट दी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी यहाँ पे, आपके यूएस के प्रेसिडेंट को भी दी, उनको भी दी, और वो बड़े खुश गए। 11 तारीख को उनकी एक मीटिंग हुई पीएम मोदी के साथ भी अलग से, यानी कि जो G20 समिट खत्म होने के बाद। और G20 में स्पेशल एक एग्रीमेंट किया गया, वो था एशिया, गल्फ और यूरोप, ये था ट्रेड का रूट। और ट्रेड का रूट वही था जो हमने भी डिस्कस किया। इंडिया से सामान जाएगा यूएई के अंदर, यूएई से जाएगा बाई रेल सऊदी को पास करके, जॉर्डन को पास करके इजराइल के हाइफा पोर्ट, और उसके बाद ग्रीस जाएगा। जब पीएम मोदी स्टेट विजिट से वापस आ रहे थे यूएस से, तो एक दिन के लिए 25 जून को वो रुके थे ग्रीस के अंदर। और ग्रीस के अंदर भी उन्होंने डिस्कस की कि उनके पोर्ट्स को डेवलप करना चाहते हैं, और अडानी के कुछ लोग वहां पहुंचे हुए थे, क्योंकि अडानी की टोटल एक्सपर्टीज है पोर्ट्स की डेवलपमेंट के ऊपर, उनके मेंटेनेंस के ऊपर। तो वहां पे उनके पोर्ट्स को डेवलप किया जाएगा,
ताकि ये जो ट्रेड रूट है बड़ा इफेक्टिवली चल सके। इससे पहले अडानी ने इजराइल का हाइफा पोर्ट ले लिया था जो चाइना के कब्जे में था। हाइफा पोर्ट की डेवलपमेंट का काम लेना, क्योंकि ये लोकेटेड है मेडिटेरियन सी के अंदर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, सिग्निफिकेंट था। और अडानी, जो मर्जी राहुल गांधी कहें, अडानी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इंडिया की हेल्प करने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए, चाहे यूएई के अंदर, चाहे सऊदी के अंदर, चाहे इजराइल के अंदर, चाहे अफ्रीका के अंदर, चाहे श्रीलंका के अंदर, चाहे बांग्लादेश के अंदर। सब जगह में इंडिया के लिए काम कर रहे हैं और एक सेट इंडिया के लिए। इसीलिए राहुल गांधी को अडानी से प्रॉब्लम होती है, क्योंकि राहुल गांधी जो भी काम होता है चाइना के खिलाफ उस पर आवाज उठाते हैं। ऐसा लगता है कि जो एजेंट है चाइना के या चाइना के लिए काम कर रहे हैं, और चाइना के हमेशा प्रेस भी करते हैं जब जाते हैं। तो ये जो काम अडानी है ये इंडिया के इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, अपना बिजनेस है ही साथ में, और उनकी पूरी वर्ल्ड में एक्सेप्टेंस है। उसके बाद जब G20 समिट के बाद ये बीच में साथ बाद में आई, तो इसको एक बहुत लगी। और ये है कि जो बहुत जल्दी काम, मुझे लगता है कि अगले 3 साल के अंदर यह सारा रूट क्लियर हो जाएगा। उससे पहले यूएई ने इंडिया से एग्रीमेंट साइन किया था कि हम दोनों की ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं $50 बिलियन से $100 बिलियन। और पिछले 1.5-2 साल के अंदर हमारी दोनों कंट्रीज की ट्रेड $70 बिलियन तक पहुंच चुकी है, यानी कि इंडिया और यूएई की। और बहुत जल्दी ये सारा जब रूट क्लियर होगा तो हमारी यहाँ भी ट्रेड बनेगी, हमारा जो सऊदी के साथ भी हमारी बहुत ज़्यादा ट्रेड होगी, बिजनेस होगा, हमारा इजराइल के साथ भी होगा, क्योंकि इजराइल के पास टेक्निकल चीज़ें हैं, हमारे पास मैन पावर है, हम भी टेक्निकली स्ट्रांग है। तो सब लोग हमारे को यूज़ करना चाहते हैं, साथ में इजराइल की जो टेक्नोलॉजी उसको लेना चाहते हैं, और साथ में एक ट्रेड का रूट बनाना चाहते हैं अपनी अपनी कंट्रीज को स्ट्रांग करने के लिए। सऊदी और यूएई बहुत डिपेंडेंट थे पेट्रोल के ऊपर या एनर्जी सेक्टर में, वो अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। तो जो सारा काम है ये बहुत स्पीड से हुआ। और अब जो सऊदी के प्रिंस हैं, क्राउन प्रिंस, वो इजराइल से डिप्लोमेटिक रिलेशन अडॉप्ट करना चाहते हैं। उनसे जब डिप्लोमेटिक रिलेशन बनेंगे तो ये काम बहुत जल्दी होगा। देखिए, दूसरी बात है कि ये जो सारा ट्रेड का एग्रीमेंट हुआ, इससे 2 कंट्रीज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी। एक पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन है, उसको हुआ कि उसको बाईपास कर लिया गया। और दूसरी जो कंट्री है वो है टर्की, क्योंकि टर्की को भी यहाँ इग्नोर किया गया। टर्की का ग्रीस के साथ बहुत ज्यादा डिस्प्यूट है और इंडिया के रिलेशंस ग्रीस के साथ बहुत ज्यादा डेवलप हो रहे हैं। टर्की इवन इजराइल को पसंद नहीं करता, टर्की इवन सऊदी को और यूएई को नहीं पसंद करता। तो जो ये रूट है ये सिग्निफिकेंट है। और साथ में जो हमारे दुश्मन है उनको एक थप्पड़ पड़ा, पाकिस्तान को और टर्की को। तो इससे हमारा फायदा है, इससे पूरे वर्ल्ड का फायदा है। दुश्मन गए भाड़ में। तो ये जो सारा एग्रीमेंट है इसका एक पर्पस है। हाँ जी जी, लेकिन मैं ये पूछ रहा था कि लोगों को ये जानने में ज्यादा दिलचस्पी होगी कि अगर इसराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशन सऊदी अरब के साथ बन गए, अगर इनकी एम्बेसी वहां खुल गई दोनों देशों की एक दूसरे देशों में, तो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब पाकिस्तान होगा, क्योंकि पाकिस्तान तो अब तक फिलिस्तीनियों का सबसे बड़ा हमदर्द अपने आप को कोशिश करता है साबित करने की कि वो तो उसके लिए ओआईसी की मीटिंग बुलाना और फलाना ढिमाका, और वो ये कहता है कि हम तो फिलिस्तीनी कॉज के साथ खड़े हैं। जबकि सर, इजराइल की कोई पाकिस्तान से कोई दुश्मनी है ही नहीं, 1000 किलोमीटर दूर वहां से कोई दुश्मनी, लेकिन ये हमेशा इजराइल को दुश्मन मानते हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि अगर इजराइल ने सऊदी अरब को रिकॉग्नाइज कर दिया, रिलेशन बना लिए अपने, तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? या तो पाकिस्तान के साथ दो चारा है, या तो पाकिस्तान फिलिस्तीन की वकालत करना बंद कर दे, और वो अगर वो ऐसा कर नहीं सकता तो क्या पाकिस्तान के अंदर जो मुल्ला है, मौलवी है, ये चाहेंगे? क्योंकि ये तो उठकर खड़े हो जाएंगे। और पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं, जिनका नाम है जलील अब्बास जिलानी, जो आजकल अमेरिका में शायद लौट आए हैं वहां से, वो कह रहे थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम कभी किसी सूरत में इजराइल को नहीं मानेंगे, सऊदी अरब मान ले तो मान ले। पांडे साहब, मुझे एक बात बताइए, आपके घर में मेंटेनेंस करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, आप है कि मैं? आपने अपने घर को देखना है ना। अगर आपकी कैपेबिलिटी नहीं है तो मैं जिम्मेवार हूं क्या? अगर आप में काबिलियत नहीं है तो क्या मैं जिम्मेवार हूं? मैंने अपना घर देखना है, आपने अपना देखना है। आप देखिए, आपने अपनी कंट्री के अंदर क्या किया है? जिहाद पाला ना, और तो कुछ नहीं किया। आपने अपनी कंट्री के बाद जिहाद पालने के बाद आपने गधे पाल लिए, और गधे पालने के साथ आपकी कंट्री के अंदर क्या पला? इस टाइम पे 40% लोग आपकी कंट्री के अंदर पॉवर्टी लाइन से नीचे चले गए। देखिए, कंट्री की पॉलिसी
कोई आपस में इशू से नहीं बनती कि तो हिंदू है, मैं मुसलमान हूं, तो फलाना है फलाना। कंट्री के जो रिलेशन होते हैं वो उसके इकोनॉमिक इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए होते हैं, अपने लोगों की भलाई के लिए होते हैं। अगर आप अपनी कंट्री के अंदर जिहादी पाल रहे हैं तो कौन जिम्मेवार है? करते रहिए, हमें क्या लेना, हम तो अच्छा चाहते हैं कि पाकिस्तान बर्बाद हो, क्योंकि पाकिस्तान को तो बहुत हमने सलाह लिया, बहुत कर लिया। अब देखिए इसके अंदर क्या है कि पीएम मोदी की एक विजिट हुई थी इसराइल की। जब पीएम मोदी इसराइल में गए, पहले प्राइम मिनिस्टर जो इसराइल गए, तो हमारे जो पैलेस्टाइन के जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया आ गए थे। और जब पीएम मोदी पैलेस्टाइन गए तो इजरायली प्राइम मिनिस्टर को इंडिया बुला लिया था बैलेंस करने के लिए। मतलब उन्होंने अलग अलग वो की। जब पीएम मोदी पैलेस्टीन गए थे तो जॉर्डन रुके थे। जॉर्डन रुकने के बाद उनको वहां पे जॉर्डन के किंग से मिले, वहां पे उनको उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर दिया और साथ में 2 इजरायली जेट वो उनको सेफ गार्ड कर रहे थे, सिक्योरिटी दे रहे थे रास्ते में। तो दोनों की जो विजिट थी उन्होंने अलग अलग रखी, मिलाया नहीं एक को। और इवन हमारे प्रेसिडेंट उस टाइम पे जो प्रणब मुखर्जी वो भी गए थे, वो इजराइल जाकर के पैलेस्टाइन चले गए थे बॉर्डर क्रॉस करके। तो एक बड़ा बैलेंस तरीके से काम किया। और उस टाइम पे इजराइल पैलेस्टाइन चाहता था कि इंडिया दोनों कंट्रीज के बीच में नेगोशिएट करे, लेकिन पीएम मोदी चुपचाप खिसक गए क्योंकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है दोनों को रिजॉल्व करने का। और इजराइल ने पीएम मोदी को अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया था। हमने जो पॉलिसी रखी है, बैलेंस पॉलिसी रखी है, मतलब बैलेंस रखा है पैलेस्टाइन और इजराइल को, उसी तरीके से हमने बैलेंस रखा है इजराइल और सऊदी को, आपका ईरान और सऊदी को। लेकिन पाकिस्तान वो बैलेंस नहीं रख पाया किसी भी चीज में। और पाकिस्तान डूबे तो डूबे, हमें क्या लेना, हमें तो अपना इंटरेस्ट है और सऊदी अपना इंटरेस्ट देख रहा है। आपने अपनी कंट्री के अंदर गलत पढ़ाया गया। अगर आपने कहा गया है अपनी कंट्री के अंदर कि सूरज चांद के पास घूमता है या फलाना उल्टा सीधा घूमता है या धरती चपटी है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? आप अपना टैकल करिए। और फिर पाकिस्तान को अगर अकल होती, समझ होती, तो पाकिस्तान डूबता नहीं। 1980 तक पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, सबसे अच्छी थी साउथ एशिया के अंदर। आज साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है वो 1.7 है, और पिछले 15-20 साल से तो पाकिस्तान ने तो अपने आप को बर्बाद किया। अब देखिए किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, इजराइल चल रहा है, सऊदी चल रहा है, यूएई चल रहा है, इंडिया चल रहा है, हर एक अपनी कंट्री के इंटरेस्ट देख रहा है। और ये अपने लेकिन आप सर एक को आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा जी, एक आखिरी सवाल है आपसे कि अभी चाइना ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी कि इसराइल और नहीं, इसको सऊदी अरब और ईरान को नजदीक लाने में, दोनों के जी, दोस्ती बढ़ाने में, दोस्ती करवाने में बड़ी भूमिका चाइना ने निभाई थी। लेकिन अगर इसराइल अभी सऊदी अरब अगर इसराइल को मान लेता है, स्वीकार कर लेता है या वहां उससे रिलेशन उससे बना लेता है, तो ईरान के साथ एक धोखा सा हो गया ना। कि ईरान तो कहता है कि इसराइल हमारा दुश्मन है। देखिए हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस है ना साउथ ईरान के साथ भी और इसराइल के साथ भी, अलग अलग इश्यूज हैं। देखिए चाइना एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था अपनी तरफ से, सऊदी और ईरान को मिलाकर के, उससे दोनों की दोस्ती नहीं होगी क्योंकि बहुत से इश्यूज है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस अलग बात होती है। मेन बात क्या है कि ये जो सारा काम किया जा रहा है यूएस के द्वारा और इंडिया के द्वारा चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना का इन्फ्लुएंस जो बढ़ रहा था गल्फ के अंदर उसको कम करने के लिए। और उसके अंदर इंडिया भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। यूएस भी चाहता है कि इंडिया की जो आप समझदारी है इंटरनेशनल रिलेशंस की, इंटरनेशनल इश्यूज की बहुत ज्यादा है। वो हमारे एनएसए को प्रेस करते हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर को प्रेस करते हैं, पीएम मोदी को प्रेस करते हैं। देखिए हमने बड़ा बैलेंस रखा है सऊदी और ईरान के बीच में भी। डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाना अलग बात है, हर एक ने अपनी कंट्री चलानी है। हमने अपनी कंट्री चलाई, हमारी कंट्री का इंटरेस्ट था कि हम रशिया से ऑयल लें, हमने लिया, लेकिन हमने उसको यूएस को कोई धोखा नहीं दिया, कोई हमारी कमिटमेंट नहीं थी यूएस के साथ, और हमने रशिया को धोखा नहीं दिया। क्वाड का इशू जरूर था लेकिन हमने उसको क्लियर कर दिया कि ये इशू सिर्फ चाइना को लेकर के है, चाइना को काउंटर करने के लिए है, और रशिया भी इस चीज से सेटिस्फाइड है, पूरा खुश है। अब जब G20 समिट हुई तो बहुत से लोगों ने कहा कि रशिया को क्रिटिसाइज करो, इंडिया ने वहां पे ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू कराई और जिसके अंदर रशिया को क्रिटिसाइज नहीं किया, वो भी इंडिया का सक्सेस था। रशिया भी खुश, अमेरिका भी खुश था। लेकिन एक किसी न किसी को मिर्ची लगती है ना, इसके ऊपर किसको मिर्ची लगी? कनाडा को। देखिए आप जब आपकी नदी बहती है तो धारा के साथ बहेंगे तो आप चलेंगे, धारा के उल्टे जाएंगे तो आप बह जाएंगे, आप डूब जाएंगे। ये पाकिस्तान करता है और हमें पाकिस्तान के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। पाकिस्तान डूबे, भाड़ में जाए, गड्ढे में गिरे, कूदे कहीं पे, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हमें अपनी कंट्री संभालनी है, पाकिस्तान को टेररिस्टों को संभालना है। जब तक पाकिस्तान तैरता रहेगा, टेररिस्टों को इंडिया में भेजता रहेगा, जब पाकिस्तान डूब जाएगा तो टेररिज्म इंडिया के अंदर खत्म हो जाएगा। जब टेररिज्म खत्म हो जाएगा तो हमारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कंट्री के अंदर। तो हमने तो अपनी कंट्री देखनी है और देख रहे हैं, बड़े अच्छे से देख रहे हैं, बच्चे अच्छे से चला रहे हैं। चलिए सर, बहुत सही बताया आपने। भारत अपने बारे में सोचेगा, पाकिस्तान टेररिस्ट की इंडस्ट्री चलाता रहेगा और इसी में पाकिस्तान एक दिन खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। जय हिंद सर। जी, जय हिंद, शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।